नमस्कार मित्रों। दर्द से भरी दास्तां भाग चार आपका हृदय से स्वागत करता हूं। दर्द से भरी दास्तां की वार्ता में, इस श्रृंखला में तीन अलग अलग विषयों पर मैंने एक शिक्षक होने के नाते अपनी दास्तां, दर्द से भरी दास्तां आपके सामने व्यक्त की थी। और वो दर्द मेरा व्यक्तिगत दर्द नहीं था, वो समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, उसी में से किसी एक बिंदु पर था। और आज भी जो आपसे शेयर करने जा रहा हूं, मैं इसी पे करने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स। जी हां, फिर वही वाक्य रिपीट करूंगा। कई बार मैंने ये वाक्य बोला है। शायद चाणक्य ने मेरे व्यक्तित्व पर बहुत अधिक प्रभाव डाला है। निर्माण और प्रलय सदैव शिक्षक की गोद में ही पलते हैं। ये चाणक्य का वाक्य था। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। निर्माण और प्रलय शिक्षक की गोद में ही पलते हैं। यदि आप एक आईएएस अपॉइंट कर रहे हैं, आप एक क्लर्क अपॉइंट कर रहे हैं, आप किसी डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अपॉइंट कर रहे हैं, बहुत अंतर है। लेकिन यदि आप एक शिक्षक की नियुक्ति कर रहे हैं, तो आप आने वाले राष्ट्र की किस प्रकार से कल्पना करते हैं, इसका साकार रूप व्यक्त करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आईएएस का एग्जाम वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, लेकिन शिक्षक की नियुक्ति के क्या क्राइटेरिया हैं, क्या क्राइटेरिया थे और क्या होने चाहिए, आइए जरा इस पर एक मंथन कर ले मित्रों, खुले मन से। जहां आपको गलत लगे आप कमेंट में जाइए और मुझे बोलिए। कई बार मैंने ये बात बोली है। एक बहुत छोटा सा वीडियो भी बनाया था अपना। शिक्षक के 4 गुण होने चाहिए। अध्ययनशीलता, खूब पढ़िए, आप जितना पढ़ सकते हैं। कोशिश ये कीजिए कि आपसे ज्यादा कोई ना पढ़ सके। मन में रिटेंशन, अपनी स्मरण शक्ति बढ़ाइए और वो आप जीवन के अंतिम दौर तक बढ़ा सकते हैं। ये मैं अपने अनुभव से आपको कह रहा हूं। ये नहीं है कि गॉड गिफ्टेड थी जी, मेरी तो मेमोरी इतनी है ही नहीं। आई डोंट हैव सच ए मेमोरी। यू कैन शार्प योर मेमोरी टिल द लास्ट ब्रीथ, आई एम टेलिंग यू। थर्ड इज एक्सप्रेशन। समटाइम्स दैट इज गॉड गिफ्टेड, आई डोंट डिनाई, बट यू कैन improve your expression to any extent that you can be the king of the world. Fourth, I did say confidence. जी हां, अध्ययनशीलता। फिर आज मैं कह रहा हूं अध्ययनशीलता, रिटेंशन, स्मरण शक्ति, अभिव्यक्ति, आत्मविश्वास, ये 4 शिक्षक के मुख्य गुण होते हैं। यदि एक गुण भी कहीं डगमगा गया, यदि आपने कोई एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया है, उसका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा नहीं है, मेमोरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे पढ़ते हैं, यू विल फाइंड ए नंबर ऑफ पर्सन, बहुत अच्छी मेमोरी है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बट दे कांट एक्सप्रेस। सम पर्सन आर देयर। जरा मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, मुस्कुराहट आ गई मेरे चेहरे पे। उनके पास केवल एक्सप्रेशन ही है, एक्सप्रेशन ही है, ज्ञान नहीं है, स्मरण शक्ति नहीं है, केवल एक्सप्रेशन है। वो भी विश्व विजेता बन जाते हैं। जरा मेरी इस बात को आप एनालिसिस करने का प्रयास कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कुछ लोगों के पास केवल एक्सप्रेशन ही है, ज्ञान नहीं है, स्मरण शक्ति नहीं है, अध्ययन नहीं है, और वो उसके बल पर विश्व विजेता बन जाते हैं, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन आप यदि एक शिक्षक हैं, आप अच्छे राजनेता बन सकते हैं, प्रशासक बन सकते हैं। शिक्षक यदि आपको बनना है, चारों ही गुण होने चाहिए। रीडिंग, लर्निंग और ऑब्जर्वेशन साइंस में लर्न करते रहिए, पढ़ते रहिए जितना पढ़ सकते हैं, माइंड में रखिए जितना रिटेन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कीजिए, बढ़ाइए अपने एक्सप्रेशन को। किस तरह आप बढ़ा सकते हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो हर सफलता की मूल कुंजी है। ये 4 है मंत्र: रीडिंग, लर्निंग, रिटेंशन, एक्सप्रेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये 4 गुणों के बिना कोई शिक्षक पूर्ण शिक्षक नहीं बन सकता। हो सकता है कई लोग मेरी बात से सहमत ना हो, नहीं हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। ये विचारों का आदान प्रदान होता है।
वीडियो आप सुने। मैं समझता हूं जो भी एकेडमिक फील्ड में है और जिसको इस देश के बारे में या देश की शिक्षा के बारे में चिंता है, उसको जरूर ये वीडियो सुनना चाहिए और अपनी प्रतिक्रिया, रिएक्शन एक्सप्रेस करना चाहिए। मित्रों, आज से 35-40 साल पहले जब कभी पब्लिक सर्विस कमीशन में अपॉइंटमेंट हुआ करते थे, रिटर्न एग्जाम, यदि आपने स्क्रीनिंग पास कर लिया, आपको इंटरव्यू कॉल लेटर मिलेगा, और यदि आपने इंटरव्यू सक्सेसफुली दिया, तभी आप पब्लिक सर्विस कमीशन को क्लियर करके किसी कॉलेज में लेक्चरर बन सकते थे। मैं कह रहा हूं ये स्थिति थी, आज भी कहीं आरपीएससी में है। रिटर्न एग्जाम है, रिटर्न पास की जब स्टूडेंट ज्यादा हो गए, ये नहीं है कि आज ही रिटर्न है। 86 में फरवरी में जो रिटर्न एग्जाम हुआ था, उसके इंटरव्यू अप्रैल में हुए थे और अपॉइंटमेंट जुलाई में हुए थे। लगभग 7 या 8 जुलाई को सबने कॉलेजेस में ज्वाइन कर लिया था। स्क्रीनिंग होता था, थ्रू आउट मेरिट देखी जाती थी। यदि आप थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हैं, 10th 11th या 12th बीएससी एमएससी, आपको कुछ वेटेज मिलता था। रिटर्न का वेटेज होता था, साक्षात्कार का एक अपना अलग ही वेटेज होता था, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की यदि आपको पर्सनैलिटी टेस्ट करनी है, आप उसके परसेंटेज से नहीं कर सकते। 99% लेने वाला कोई एक विद्यार्थी या कोई एक व्यक्ति वो उतना अच्छा एक्सप्रेशन नहीं दे सकता, उतना आत्मविश्वासी नहीं हो सकता, उतना अध्ययनशील नहीं हो सकता। नंबर लाना और अध्ययनशील होना, दोनों में बहुत अंतर होता है। माय डियर फ्रेंड, 99% मार्क्स आप आजकल 10th और 12th में बहुत आसानी से ले आते हैं। आगे चल के अपने जीवन में बहुत सफल होंगे ये व्यक्ति, इतना परसेंट लाए। क्या आप गारंटी से कह सकते हैं जो 99% मार्क्स लाया है एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में लाया है, ही इज सुपर, अनडाउटेडली ही डिजर्व फॉर ए नंबर ऑफ क्लैपिंग एंड मेडल्स। क्या आगे चल के 5-10 साल के बाद भी वो अध्ययनशील रहेगा? सतत अध्ययन एक ऐसी चीज है जो इटर्नल है, सतत है, कभी रुक नहीं सकती, और जो सतत अध्ययनशील होगा वही शिक्षक होगा। यदि परसेंटेज आकर आपने मेडल लेकर शिक्षक का पद ग्रहण कर लिया और फिर आप माफी के साथ कह रहा हूं, इंसान हूं, रुका नहीं जाता। शेयर मार्केट भी है, शेयर मार्केट में भी हम लगे रहते हैं, साइड बिजनेस में भी लगे रहते हैं, तो वो अध्ययनशीलता कहां से आएगी? कौन सा समय आप निकालेंगे? कॉलेज में भी आपको उपस्थिति देनी होती है, उसके बाद आपको शेयर मार्केट भी देखना होता है, आपकी जो दुकानें हैं आपको बिजनेस भी संभालना है, क्योंकि हर तरफ से पैसा लेना है। कहां से आएगी वो अध्ययनशीलता? वो लर्निंग कहां से आएगा? चलिए जाने दीजिए इस बात को। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं, बहुत बिटर ट्रुथ करने जा रहा हूं। इस समय जो अपॉइंटमेंट ज्यादातर देश में हो रहे हैं वो मेरिट बेस्ड हो चुके हैं। मेरिट बेस्ड, कोई जरूरत नहीं है, आपकी जो मेरिट है वो कंप्यूटर से मेरिट बन जाएगी, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। मैं कहता हूं आप आईएएस का सिलेक्शन कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको करना है तो आप सबसे पहले आईएएस का प्योरली मेरिट बेस कर लीजिए। आईएएस का आप क्यों नहीं कर रहे? क्यों अभी भी यूपीएससी प्रीलिम लेती है, मेंस लेती है, उसके बाद टफेस्ट इंटरव्यू यूपीएससी आईएएस का होता है? क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि आपने आईएएस को एक बहुत उच्च कैटेगरी में दर्जा दे रखा है। इस देश का निर्माण आईएएस नहीं करेगा, इस देश का निर्माण शिक्षक करेगा। क्या ये हमारे देश के राजनेताओं के मस्तिष्क में ये ज्वलंत प्रश्न नहीं आता? आजकल जो पद्धति चल रही है, आज सुबह ही मैंने अपने विद्यार्थी से जो काफी समय से एक स्कूल में कार्यरत है, सबसे पहले कंफर्म किया, मुझे बताइए क्या स्थिति है? सर वही स्थिति है, 100% मेरिट बेस से। मैंने कहा इसके पीछे कारण क्या था? इंटरव्यू क्यों नहीं रखा गया? पहले इंटरव्यू होते थे कि सर इंटरव्यू में सेटलमेंट हो जाता था। वो विद्यार्थी बहुत ही आउटस्टैंडिंग है और मेरे लिए अभिमान का विषय है। यदि इंटरव्यू में सेटिंग हो जाता है, यदि चोरी हो जाती है, तो आप इंटरव्यू को खत्म कर दीजिए, चाहे शिक्षक के पास अभिव्यक्ति है या नहीं, चाहे उसने 10 किताबें पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी, उसको आपने शिक्षक अपॉइंटमेंट कर दिया। हायर एजुकेशन में भी यही लगभग हो रहा है। कुछ राज्यों में पूरी तरह मेरिट बन जाती है, 5 या 10 मार्क्स का इंटरव्यू कर्मकांड फॉर्मेलिटी के लिए रखा जाता है। अरे उसको भी खत्म कर दिए, ताकि एक्सपर्ट को खर्चा बचेगा और विद्यार्थी बेचारा आने जाके परेशान होगा। यदि आप सही शिक्षक की नियुक्ति करना चाहते हैं,
यस, आप उसकी मेरिट कंसीडर कीजिए, 10th 12th बीएससी एमएससी। आज से 40 साल पहले भी होता था, यदि फर्स्ट क्लास है उसका एक लिमिटेड वेटेज मिलता था, 1%, 2%, 4% मैक्सिमम होगा। मेरे ख्याल से लगभग 7-8% का वेटेज मिलता था, 7-8 मार्क्स मान लीजिए। उसके बाद एक्सपीरियंस का मिलता था। पीएचडी के फिक्स नंबर थे, आज भी है। रिसर्च पेपर लिमिट थी, ये नहीं है कि यदि आपने 25 पेपर पब्लिश कर दिए आपको 25 के मिलेंगे, नहीं, आपको 5 का ही बेनिफिट मिलेगा। लेकिन उसके बाद यूनिवर्सिटीज में अब चूंकि एप्लीकेंट ज्यादा आ रहे हैं, रिटर्न एग्जाम हो रहा है। पहले यूनिवर्सिटी में मैंने कभी रिटर्न एग्जाम नहीं देखा था, सीधे साक्षात्कार में जाइए, इंटरव्यू में जाइए, आप अपने पब्लिकेशन दिखाइए, आप अपना रिसर्च प्रोटेक्ट कीजिए, आप अपने विषय वस्तु के ज्ञान से एक्सपर्ट्स को अवगत कराइए, नियुक्ति ले लीजिए। मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन सबसे सही सिलेक्शन में कह दूं यदि शिक्षक का है, मेरिट लीजिए आप उसकी, मेरिट बेस नहीं, मेरिट कितनी है, 10th 12th क्या लगातार, जिसको कहते हैं कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। यदि उसने 10वीं 12वीं, आजकल तो फर्स्ट क्लास आ जाते हैं, आज से 40 साल पहले ही कल्पना कीजिए, चारों फर्स्ट क्लास लाना एक जिंदगी का बहुत बड़ा गोल्ड मेडल होता था। आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले तो और भी कठिन था, 60 साल पहले और भी कठिन था। सब के साथ डाइल्यूशन हो रहा है। अदरवाइज 10वीं 12वीं बीएससी एमएससी तक फर्स्ट क्लास मेंटेन करना अपने आप में गोल्ड मेडल प्राप्त करना होता था। आप मेरिट का थोड़ा सा वेटेज रखिए, उसके बाद स्क्रीनिंग होना चाहिए। स्क्रीनिंग कि क्या उसे सब्जेक्ट नॉलेज है या नहीं है। अब आपने यदि नेट रख दिया, ठीक है, स्लेट रख दिया, क्या आप नेट और स्लेट के थ्रू ही हायर एजुकेशन में नियुक्तियां कर रहे हैं, या ये भी एक यूजीसी की, मुझे समझ में नहीं आता इस परंपरा को क्या कहूं, आज जो निर्णय होता है 4 दिन के बाद बदल जाता है। पिछले मैं 25 साल से देख रहा हूं, जब से नेट आया था यूजीसी कहती थी नेट कंपलसरी कर दो, 4 दिन बाद नहीं जी नेट कंपलसरी नहीं, पीएचडी रहेगा, पीएचडी कंपलसरी कर दो, नेट हटा दो। एक नीति आप क्यों नहीं तैयार कर रहे हैं? यूजीसी के शीर्ष पे बैठे हुए जो चेयरमैन हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, मिनिस्टर हैं, क्या उनको नहीं सोचना चाहिए? एक बार जो आप निर्णय लीजिए, सोच समझ के लीजिए। एक बार आपने निर्णय ले लिया कि नेट का एग्जाम पास करे बिना लेक्चरर नहीं बन सकता, तो नहीं बनना चाहिए, चाहे वो पीएचडी हो या डीएससी हो। एक नीति तो निर्धारित कीजिए। आज कोई नीति है, परसों कोई नीति बनती है। ये यूजीसी की सबसे बड़ी असफलता यही है कि वो नंबर टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स निकालती रहती है। जो मेंबर आते हैं, कौन मेंबर आते हैं मुझे नहीं पता, कौन चेयरमैन आते हैं, क्या क्राइटेरिया है चेयरमैनशिप का मुझे नहीं पता, जाने दीजिए, लेकिन एक नीति तो बनाइए। आज एक नीति बनेगी, कल बदल जाएगी, परसों बदल जाएगी। फ्रेंड्स, चूंकि यह दर्द भरी दास्तां थी, यही मैं कहना चाहूंगा, यूजीसी की बात भी उतनी ही रेलिवेंट है हायर एजुकेशन के लिए, लेकिन मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट, प्योरली मेरिट, जहां उसको सिलेक्शन बोर्ड फेस करने का अवसर नहीं मिलेगा। मैंने अपने एक वीडियो में कहा था, जब आप कमरे में एंटर करते हैं, हो सकता है शायद मुझे अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिली है ये देखने का, जब आप इंटरव्यू बोर्ड में एंटर करते हैं, कैंडिडेट का बॉडी का जेस्चर बता देता है कि उसमें कॉन्फिडेंस कितना है। आप किस परिस्थिति में अंदर एंटर कर रहे हैं, आप किस तरह चेयर पर बैठ रहे हैं, पहला वाक्य आप क्या बोल रहे हैं, 50% असेसमेंट में कहता हूं कैंडिडेट का वही हो जाता है कि इसमें कॉन्फिडेंस है, इसमें सब्जेक्ट नॉलेज होगी या नहीं होगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो वो अपने नॉलेज को प्रोटेक्ट कर पाएगा। यदि सब कुछ है, नॉलेज है, मेमोरी है, एक्सप्रेशन है, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। जैसे इंटरव्यू रूम में एंटर किए, आपके पैर लड़खड़ा रहे हैं, तो आप एक सफल शिक्षक नहीं बन सकते। अब तो फ्रेंड्स गूगल का जमाना है, स्टूडेंट गूगल पे देखते हैं सबसे पहले, जो टीचर पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा, जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का इसने एग्जांपल लिया सही लिया या नहीं लिया, एनए बार की जानकारी दे रहा है या सही दे रहा है। चैलेंजिंग युग है, ऐसे में शिक्षकों की नियुक्ति आप केवल मेरिट बेस मत कीजिएगा। मेरा निवेदन है भारत सरकार से, एक शिक्षक होने के नाते, एक देश का शुभचिंतक होने के नाते मेरी प्रार्थना है, कैंडिडेट्स भी इसका विरोध करें, साक्षात्कार का सामने करने का प्रयास करें। यदि साक्षात्कार नहीं होगा, दिन पे दिन युवाओं के आत्मविश्वास में कमी आएगी।
लिख के रख लीजिए ये मेरी बात। यदि इंटरव्यू बिल्कुल खत्म कर दिया, कैंडिडेट्स में आत्मविश्वास नाम की चीज नहीं होगी। हर कोई कैंडिडेट नंबर लाने की कोशिश करेगा और नंबर लाने के बाद किसी भी तरह नियुक्ति प्राप्त करने की कोशिश करेगा। डे बाय डे हम युवा पीढ़ी का आत्मविश्वास खत्म करेंगे यदि हम साक्षात्कार को, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, भ्रष्टाचार चलता है, भ्रष्टाचार को रोकना सरकार का काम है, तंत्र का काम है। भ्रष्टाचार रोकिए, इंटरव्यू कीजिए, पर्सनैलिटी टेस्ट कीजिए, उसके बाद ही उसको शिक्षक नियुक्त कीजिए। यही मेरा आप सबसे निवेदन है। नमस्कार।